हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS PO की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज़ वहाँ पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं और इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो IBPS की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह PDF सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए PDF दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है, पहले तो हम ये बात करेंगे। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का पहला रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगी, कैनरा बैंक होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा होगी, PNB होगी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर बैंक ऑफ इंडिया, अब सभी बैंक गवर्नमेंट की है। बैंक्स आपस में ही कंपटीशन कर रही हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट SBI का हो, प्रॉफिट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हो, ठीक है, लेकिन बैंक आपस में ही कंपटीशन कर रही हैं। एक ही जगह 3-3, 4-4 बैंक हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होने की ज़रूरत नहीं है, हम 3 से 4 बड़े बैंक्स रखेंगे ताकि हम सर्विस को भी बेटर कर पाएँ और बाकी जो बैंक्स होंगी वो प्राइवेट जो है सेक्टर को हम देंगे, ठीक है। एक तो ये रीज़न है कि बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं, सारे ही गवर्नमेंट के हैं। तो वैसे ही बात हो गई ना कि आपने अपनी ही जनरल स्टोर की दुकान अलग अलग नाम से खोल ली। नेक्स्ट जो है वो है आपका पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। गवर्नमेंट ये बोलती है कि बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर है, बैंक्स लॉस में जा रही हैं। गवर्नमेंट को बार बार उसमें पैसा इन्फ्यूज़ करना पड़ता है, जो टैक्स पेयर्स की मनी है वो वहाँ पर जा रही है इन्फ्यूज़ करने में। इसलिए बैंक का एक ये रीज़न भी है प्राइवेट करने का जो गवर्नमेंट देती है। दूसरा रीज़न है अभी जो ऑनगोइंग पैंडमिक है कोविड की वजह से, डिक्लाइनिंग इकोनॉमी, ठीक है। मतलब आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो गिर रही है, गवर्नमेंट के पास उतना पैसा है नहीं, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य रखा है कि कुछ हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को प्राइवेट हाथों में बेचकर कुछ वहाँ से फंड रेज करेंगे जो बाकी डेवलपमेंट के वर्क्स में आगे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तीसरा रीज़न ये है राइज इन NPA। देखिए, जितना भी NPA है टोटल इंडिया में, उसमें जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है, जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। अब वो रीज़न डिफरेंट हो सकते हैं कि बैंक्स की पॉलिसीज ऐसी हैं, सोशल वेलफेयर का काम करती हैं बैंक्स, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा NPA कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की बैंक्स में है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है। एक और रीज़न है गवर्नमेंट का जो है बैंक प्राइवेट करने का, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है डुअल कंट्रोल। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं बेसिकली वो दो तरह से कंट्रोल हो रही हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनको कंट्रोल कर रही है। किस वजह से कर रही है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बना हुआ है, उसमें जो भी उसको पावर्स दी गई हैं उसको यूज़ करते हुए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, उसका यूज़ करते हुए बैंक्स पे कंट्रोल कर रही है। और साथ में RBI भी कंट्रोल कर रही है, जो RBI एक्ट 1934 बना हुआ है उसके अंतर्गत उसको जो भी पावर्स मिली हुई हैं। तो यहाँ पर डुअल कंट्रोल है, लेकिन RBI के पास कहें तो पूरी तरह से ऑटोनॉमी नहीं है कि वो बैंक से पूरा कंट्रोल कर पाए, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 उन पर एप्लीकेबल नहीं है और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो उतना कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में नहीं रख सकती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में जो कि मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट का है, मोर देन 50% शेयर गवर्नमेंट का ही होगा, इसलिए जो है उनका कंट्रोल भी पूरी तरह से है, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन की अगर हम रीज़न की बात करें तो रीज़न है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब गवर्नमेंट की ही एक से अधिक नाम की 5, 7, 8, 10 जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं अलग अलग नाम से आपस में ही compete कर रही हैं। अगर उन बैंक्स में 3-4 बड़े बैंक्स होंगे जो भी बन गए हैं, जैसे आपका PNB, BOB, सो आपस में मर्जर हुआ है कुछ बैंक्स का, तो भी बड़े बैंक्स बन गए हैं। इस वजह से कुछ ब्रांचेस शट हुई, तो ब्रांचेस में जो है स्टाफ भी बढ़ा। क्योंकि अब अगल बगल 2 ब्रांच थी तो एक ब्रांच बंद कर दी गई, ब्रांच में स्टाफ बढ़ गया, कुछ स्टाफ वहाँ एडजस्ट हो गया, कुछ स्टाफ कहीं और चला गया, ठीक है।
तो बाकी पुअर परफॉर्मेंस तो है ही है बैंक की, प्रॉफिट उतना नहीं दे पा रहे हैं। एंड बहुत से स्टाफ भी ऐसे हैं, 30-40% स्टाफ भी ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है लेकिन आप ये रख सकते हो क्योंकि ये जनरल परसेप्शन भी है लोगों का कि सरकारी नौकरी मिल गई है, अब काम तो ढंग से करें ना करें नौकरी तो जाएगी नहीं। इस वजह से भी परफॉर्मेंस पे असर तो पड़ता है। सब लोग ऐसे नहीं हैं लेकिन ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई आपके पास कि भाई प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। बात हम करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव एंड निगेटिव की। ठीक है, पहले चलो हम पॉजिटिव देख लेते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं। यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जब बैंक प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो उनका जो मेन पर्पस होगा वो मेन पर्पस होगा प्रॉफिट बनाना, मेन पर्पस होगा प्रॉफिट बनाना। भाई वो लॉस में क्यों काम करेंगे, वो सोशल वेलफेयर में काम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इतना पैसा उनका लगा हुआ है, प्राइवेट एंटिटी है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एक पर्पस ऑफ वेलफेयर है वो पूरा नहीं हो पाएगा, पर्पस ऑफ वेलफेयर जो है उन बैंक्स के थ्रू पूरा नहीं हो पाएगा। ऑल्दो जो और पब्लिक सेक्टर बैंक होगी वहाँ से गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर के जो वेलफेयर के वर्क हैं वो करवा सकती है। तो यहाँ पर मेन पर्पस जो है वो प्रॉफिट होगा। एंड बाकी नेक्स्ट आपका जो है कि थर्ड, सर्विस चार्ज, सर्विस चार्जेस बढ़ जाएंगे। आज जहां पर आपको पासबुक फ्री में मिल जाती होगी या नॉमिनल चार्जेस में मिल जाती होगी, वो आप जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में होंगे सर 400 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये आपको पासबुक के लिए पे करना पड़ेगा, 300 रुपये, 400 रुपये आपको चेकबुक के लिए पे करना पड़ेगा। चेक आपका डिसऑनर बाउंस हो जाता है, ठीक है, अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर वहाँ पर आपको 700, 800, 1000 रुपये तक की पेनल्टीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक लगा देते हैं। तो अल्टीमेटली लॉस कस्टमर का होगा। ठीक है, क्योंकि कस्टमर लॉस इस वजह से कस्टमर का होगा क्योंकि सर्विस चार्जेस हाई पे करने पड़ेंगे। अब एक कस्टमर ग्रुप तो ऐसा है जो चाहता है कि नहीं ठीक है बहुत ज़्यादा, सॉरी ये हमने पॉजिटिव कर दिया यार, ये निगेटिव इम्पैक्ट हैं। ठीक है, निगेटिव हैं, पॉजिटिव हम यहाँ बाद में बताते हैं। एक कस्टमर ग्रुप तो ऐसा है जो चाहता है कि हाँ ठीक है मुझे सर्विस बढ़िया मिलनी चाहिए, पैसे ले लें तो ले लें, लेकिन बहुत तबका ऐसा भी है जो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये फालतू में चले जाएँ तो उनके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, जो हम मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या फिर आपके जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए तो बहुत मायने रखता है, तो ये भी एक दिक्कत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट होता है वो किसको जाता है, वो शेयर होल्डर को जाता है। एक ये भी निगेटिव इसकी बात है। ठीक है, लेकिन अगर देखो जैसे आपका क्या हुआ, यस बैंक थी, दिक्कत ये है कि अगर प्रॉफिट हुआ तब तो वो शेयर होल्डर्स को जाएगा, बैंक को जाएगा, लेकिन अगर बैंक लॉस में जाती है तो यस बैंक के केस में क्या हुआ, एसबीआई ने उसमें पैसा इन्फ्यूज़ किया। या हम अदर बैंक की बात करें, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या निगेटिव है। सपोज जैसे आपकी जो सिटी बैंक थी यूएसए में, सिटी बैंक यूएसए की, तो जब ये प्रॉफिट बना रही थी बहुत ज़्यादा, तो प्रॉफिट किसको जा रहा था, जो उस बैंक के शेयर होल्डर्स थे या जो उस बैंक के ओनर्स थे, जो अब ओनर क्या बेसिकली शेयर होल्डर भी ओनर ही होते हैं, तो उनको पूरा का पूरा प्रॉफिट आ जा रहा था। लेकिन जब सिटी बैंक घाटे में जाने लगी, बैंक जो है बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गई, दिवालिया होने की कगार पे आ गई, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट में उसमें पैसा इंजेक्ट किया, कितना, $45 बिलियन, 45 बिलियन डॉलर इन्फ्यूज़ किया और साथ में $500 बिलियन का एडिशनल हेल्प दिया इन द फॉर्म ऑफ एसेट गारंटी। गवर्नमेंट ने एसेट गारंटी दी कितने की, $500 बिलियन की। तो अब तो यहाँ पे टैक्स